बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, हर साल हज़ारों अफराद दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से कनाडा इमिग्रेट करते हैं। फैमिली समेत भी कनाडा इमिग्रेट करते हैं। आप देख सकते हैं उनमें पाकिस्तानी, इंडियन, फिलिपीनियन और बहुत सारी कंट्रीज़ के लोग शामिल हैं। उनकी तादाद हज़ारों में है। इसी तरह उन लोगों की तादाद भी हज़ारों नहीं बल्कि लाखों में है जो इस वक्त पाकिस्तान, इंडिया या किसी गल्फ़ कंट्री में हैं और कनाडा जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। ऐसे लोगों का सबसे पहला ये सवाल होता है, क्या मैं एलिजिबल हूँ कनाडा के लिए? मुझे कनाडा के किस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहिए? मेरे पास 20 साल का दुबई का तजुर्बा है, 10 साल सऊदी अरब का तजुर्बा है, मेरे पास ये डिग्री है, मुझे किस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहिए? हालांकि इसके लिए कनाडा की ऑफिशियल इमिग्रेशन की जो वेबसाइट है उस पर तमाम मालूमात मौजूद हैं। इसी तरह जो कनाडा के प्रोविंसेस हैं उसके जो प्रोग्राम्स हैं उनकी भी वेबसाइट पे तमाम मालूमात मौजूद हैं। इसी तरह यूट्यूब पे भी तमाम मालूमात मौजूद हैं। लोग वीडियोस भी देखते हैं लेकिन उनकी समझ में फिर भी ये नहीं आता कि क्या हम एलिजिबल हैं और हमें किस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहिए। तो मैं आपको इस प्रॉब्लम का सलूशन बताऊंगा जो कि बहुत ही सिंपल है। एक दो ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जिन्हें जाने बगैर आप कनाडा इमिग्रेट नहीं कर सकते। आप सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते जब तक दो तीन ऐसी बुनियादी चीज़ें जिनके बारे में आप ना जान लें। चाहे भले आपके पास पैसा है, आप कोई कंसल्टेंट हायर करते हैं और अगर कंसल्टेंट ने या तो गलत प्रोग्राम में अप्लाई कर दिया या उसको उस बारे में पता नहीं है, आप क्योंकि आपको खुद नहीं पता जो बुनियादी चीज़ें, तो नतीजा उसका फिर नाकामी की सूरत में निकलता है। ये बात ठीक है कि हर साल हज़ारों सक्सेसफुल केसेस भी होते हैं कनाडा इमिग्रेशन के, लेकिन इसके अलावा रिजेक्शन भी होती है। और अगर आप रिजेक्शन से और नाकामी से बचना चाहते हैं तो ये छोटी सी वीडियो है, ये ज़रूर देखिए। इस चीज़ को लोग मामूली समझ के नज़रअंदाज कर देते हैं क्योंकि आप इसी तरह अपनी सीवी और अपने क्वेश्चंस लेके गोल गोल घूमते रहेंगे और आप कभी ये नहीं समझ पाएंगे कि आप कनाडा के इमिग्रेट करने के लिए किस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं, कौन सा प्रोग्राम आपको सूट करता है। तो इसके लिए जो सबसे बुनियादी चीज़ है, अगर आप वो जान लेंगे उसके बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मैं आपको बताता हूँ, आप जब भी किसी भी कनाडा के जो इमिग्रेशन का प्रोग्राम है उसके बारे में आप कहीं पढ़ेंगे या कोई वीडियो देखेंगे तो वो किसी एक प्रोग्राम के बारे में होगी। मिसाल के तौर पे आप अल्बर्टा का इमिग्रेशन प्रोग्राम है, उसकी इन्फॉर्मेशन आपके सामने आती है तो सबसे पहले जो आपके सामने चीज़ आएगी जब आप उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे तो उसमें बताया होगा कि इसमें NOC 0 A B C इस कैटेगरी के लोग जिनके ऑक्यूपेशन इसके अंडर आते हैं वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद दीगर मालूमात उसमें बताई गई होंगी, जो दीगर रिक्वायरमेंट हैं वो बयान की गई होंगी। अब लोग इस चीज़ को स्किप कर देते हैं। सबसे बुनियादी चीज़ है, कोई भी आप कनाडा का प्रोग्राम जब उठाएंगे उसका एलिजिबिलिटी देखेंगे। मिसाल के तौर पे आप ब्रिटिश कोलंबिया के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आपको लगता है कि यार मेरा ऑक्यूपेशन शायद इस वीडियो में बताया है, वेबसाइट पे भी मौजूद है, तो फिर भी आपके जहन में सवाल आएगा कि मैं क्या अप्लाई कर सकता हूँ, मुझे किस प्रोग्राम के लिए? क्योंकि ब्रिटिश कोलंबिया के कई प्रोग्राम हैं, न्यू फाउंडलैंड, लेब्राडोर के कई प्रोग्राम हैं, तो मैं किस प्रोग्राम में अप्लाई करूँ? बावजूद इसके कि रिक्वायरमेंट आपके सामने होंगी फिर भी आपकी समझ में नहीं आएगा। इसकी बुनियादी क्या वजह है? जब आप रिक्वायरमेंट चेक करेंगे तो यहाँ से बात शुरू होगी कि इस प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट ये है कि वो लोग इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिनका ऑक्यूपेशन स्किल टाइप या स्किल लेवल 0 A और B के अंडर आता है। ठीक है, इससे आगे फिर मज़ीद तफसील दी गई होगी। अब आपने फिर इस बात को स्किप कर दिया और नतीजा ये है कि हालांकि आपका ऑक्यूपेशन मौजूद था, आप उस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल थे, लेकिन आपकी क्योंकि समझ में नहीं आया कि ये स्किल लेवल 0 A B क्या है, मेरा ऑक्यूपेशन आता है नहीं आता है, तो नतीजा ये है कि आपने वो मिस कर दिया। अब आप फिर किसी प्रोग्राम के पीछे लग गए और फिर ये सोच रहे हैं कि अब मुझे इस प्रोग्राम में अप्लाई करूं या मैं इस प्रोग्राम में अप्लाई करूं। इस बात को यूँ समझें कि हर ऑक्यूपेशन कनाडा की डेफिनेशन के मुताबिक एक कैटेगरी में आता है और उस ऑक्यूपेशन का कनाडा ने एक कोड जारी किया है जो कि 4 डिजिट का होता है। मिसाल के तौर पे प्लम्बर है तो उसका एक कोड है, इलेक्ट्रिशियन है तो उसका एक कोड है, मैनेजर है तो उसका एक कोड है। वही चीज़ नॉक कोड या NOC कोड कहलाता है। उसके लिए आपको canada.ca जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ आना होगा। यहाँ आने के बाद आप बासानी अपना स्किल टाइप और NOC देख सकते हैं। आपने अपना यहाँ ऑक्यूपेशन लिखना होगा। मिसाल के तौर पे किसी का ऑक्यूपेशन है क्लीनर, वो यहाँ लिखेगा अपना ऑक्यूपेशन।
उसके बाद रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। अब देखें इसकी दो कैटेगरीज हैं। जो स्किल टाइप है इसका ये आता है डी में। जो इसका नॉक कोड है वो है एक है 6731 लाइट ड्यूटी क्लीनर्स। इसके अलावा दूसरा है 6732 स्पेशलाइज्ड क्लीनर। अब मिसाल के तौर पे कोई फूड इंडस्ट्री में काम करता है, उसमें मुख्तलिफ ऑक्यूपेशन है, तो वो यहाँ सिर्फ आपने लिखना है फूड। आप देखेंगे मुख्तलिफ ऑक्यूपेशंस आपके सामने आ जाएंगे। अब देखें जो रेस्टोरेंट मैनेजर्स हैं उनका जो स्किल टाइप है वो है 0, इधर नॉक कोड भी है 0631। इसी तरह जो सुपरवाइज़र वगैरह हैं वो स्किल टाइप बी में आते हैं और उनका नॉक कोड है 6311। इसी तरह जो सर्विस वगैरह का काम करते हैं है फूड से रिलेटेड, लेकिन वो उनका स्किल टाइप सी है और इधर नॉक कोड भी लिखा हुआ है। इसी तरह जो फूड काउंटर वगैरह अटेंडेंट होते हैं उनका स्किल टाइप डी है, यहाँ आगे उनका नॉक कोड भी दिया हुआ है। तो अब आप देखें इंडस्ट्री एक है, लेकिन उसमें जो कैटेगरीज है उनके ऑक्यूपेशन मुख्तलिफ कैटेगरीज में फॉल करते हैं। यही वजह है कि आपको आपका जो स्किल टाइप है और नॉक कोड है वो जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जब भी अगर अपनी रिज्यूमे किसी को भेजते हैं, आपने वर्क परमिट के लिए अप्लाई करना है, तो आपने अपना जो नॉक कोड है और स्किल टाइप है वो अपनी रिज्यूमे में मेंशन करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो लाजमी बात है आपकी जो रिज्यूमे है वो आगे अप्रूव ही नहीं होगी, एम्प्लॉयर को समझ ही नहीं आएगा कि आपका ऑक्यूपेशन क्या है। इसी तरह अगर मिसाल के तौर पे आप अकाउंटेंट है, आपको पता नहीं है कि आपका स्किल टाइप क्या है और आपका एनओसी कोड क्या है, और आप जाते हैं किसी कंसल्टेंट के पास और वो आपको कहता है जी फला प्रोग्राम है, आप इसमें अप्लाई कर दें। बाद में आपको पता चलेगा कि आप तो उस कैटेगरी में आते ही नहीं थे या उस प्रोग्राम के लिए आप एलिजिबल ही नहीं थे। अब एक ऑक्यूपेशन के लोग मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं। अब जाहिर है आप ही ने ये फैसला करना है कि आपको कौन सा प्रोविंस ज़्यादा सूट करता है। क्या एक्सप्रेस एंट्री आपको ज़्यादा सूट करता है या कोई प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम आपको सूट करता है आपके प्रोफाइल के मुताबिक। जब आप खुद ये फैसला करेंगे उसके बाद ही आप आगे प्रोसीड कर सकेंगे। अगर इस हवाले से आपकी कोई ओपिनियन है तो आप कमेंट करके हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, हो सकता है आपके शेयर करने से ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन किसी के काम आ सके। अगर आप हमारे चैनल पिक्स ट्यूब पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जो बेल का निशान है उसे भी दबा दीजिए, ताकि इसी तरह इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ वो आप तक बर वक्त पहुँचते रहें। वीडियो देखने का शुक्रिया।